चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। आज फर्स्ट डे है प्रोनाउन का। हम लोग नाउन पहले डिटेल में पढ़ चुके विथ स्पेशल रूल्स, बेसिक रूल्स स्कूल के स्टूडेंट के लिए और कम्पिटिटिव बैच के लिए, कम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए सारे रूल्स को हम लोग डिटेल में पढ़ चुके। अब हम लोग आज प्रोनाउंस को डिटेल में पढ़ेंगे। आज प्रोनाउंस का फर्स्ट डे है। तो आज के दिन, आज के इस वीडियो में मैं बेसिक रूल्स के बारे में आप लोगों को बतलाऊंगा। बेसिक जो शब्द है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बिना बेसिक का कुछ नहीं होता। फाउंडेशन जरूरी है किसी भी चीज के लिए, क्योंकि अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं है तो फिर आगे की कोई भी बातें आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए बेसिक चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। आज के दिन, आज के इस वीडियो में मैं आपको बेसिक सारी जानकारी दूंगा प्रोनाउंस की। और ऐसा नहीं है कि आज जो मैं बताऊंगा या प्रोनाउंस में जो भी मैं बताऊंगा, जिस रूल्स को भी मैं बताऊंगा, वो सिर्फ प्रोनाउंस के लिए ही होगा, बल्कि ग्रामर का हर एक चैप्टर एक दूसरे से कोरिलेटेड है। इसलिए हर चैप्टर का बेस जानना जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर का बेस जो है, इसका यूज जो है, वो अगले चैप्टर में भी होता है, और खास करके प्रोनाउन चैप्टर का। क्योंकि बेस के बिना हम आगे का जो भी रूल्स है वो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए बेस को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज हम लोग प्रोनाउन को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि प्रोनाउन कहते किसको है। नाउन तो हम अच्छे तरह से समझ गए। नाउन के ढेर सारे रूल्स भी हम लोगों ने पढ़ा। अब हम प्रोनाउन को समझते हैं कि प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन होता क्या है। क्योंकि इसमें भी नाउन शब्द का यूज है, इसमें भी नाउन शब्द है। प्रो, नाउन के पहले यहाँ प्रो आया है, और प्रो और नाउन मिलकर प्रोनाउन बना है। तो इस प्रोनाउन को हम हिंदी में तो सर्वनाम बोलते हैं। सर्वनाम। तो ये प्रोनाउन है क्या? तो प्रोनाउन इज ए वर्ड, ये भी एक शब्द है। जिस तरह से नेमिंग वर्ड को हम नाउन कहते थे, नाउन भी एक शब्द होता था, तो उसी तरह से प्रोनाउन भी एक शब्द है। प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी नाउन के स्थान पर इसका यूज करते हैं। नाउन जो होता है ना, नाउन में क्या हो गया? कोई भी नाम हो गया, दुनिया का कोई भी नाम, किसी भी वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, वो सब नाउन है। और उसके लिए, उस नाउन के लिए जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं ना, वही जो है सो प्रोनाउन कहलाता है। नाउन इज ए वर्ड, प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी नाउन के स्थान पर। प्लेस ऑफ ए नाउन मतलब नाउन के स्थान पर। ये बहुत ही बेसिक चीज है। बड़े बच्चे या कॉम्पिटिटिव बच्चे सोच रहे होंगे कि ये क्या डेफिनेशन पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है कि हम बेस को भी जानें, क्योंकि बिना बेस का कुछ नहीं होता। तो ये जो है सो, ये भी एक शब्द है। प्रोनाउन भी एक नाउन की तरह ही शब्द है, और इस प्रोनाउन का यूज जो है वो नाउन के स्थान पर किया जाता है, नाउन के बदले में किया जाता है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, उस एग्जाम्पल से हम समझेंगे प्रोनाउन को अच्छे से। फर्स्ट सेंटेंस है, प्रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। प्रिया एक सुंदर लड़की है। एक पैसेज बोल रहे हैं। पैसेज में बहुत सारे सेंटेंस होते हैं। अगर मान लीजिए पैसेज का ये 3 सेंटेंस हिस्सा है पैसेज का, 1, 2 और 3,
ये 3 सेंटेंस हर एक पैसेज का हिस्सा है। अब इस पैसेज को हम पढ़ रहे हैं कि प्रिया इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, प्रिया लिव्स विथ हर फादर, प्रिया लव्स राहुल। ठीक है, तो ये पैसेज को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि एक ही शब्द को हम बार बार, प्रिया क्या है यहाँ पे प्रिया क्या है, प्रिया नाउन है। प्रिया क्या है, नाउन है, नेमिंग वर्ड है। फिर उसके बाद भी हम प्रिया बोल रहे हैं, उसके बाद भी प्रिया बोल रहे हैं, यानी तीनों सेंटेंस में हम प्रिया 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 बोले। इससे क्या लगता है कि सुनने वाले को अन्नस हो जाएगा कि भाई ये बार बार प्रिया 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 बोल रहे। तो ये सेंटेंस या पैसेज की जो खूबसूरती है ना, वो बेकार हो जाती है। तो हम एक ही नाउन का रिपीटिशन नहीं करें, एक ही नाउन को, एक ही नाम को बार बार न बोलें या न बोलना पड़े, इसके लिए हम उस नाउन के जगह पे दूसरे एक शब्द का प्रयोग करते हैं जो कि सेंटेंस की सुंदरता को और बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये जो इसके बदले में जो हम दूसरे शब्द का जो यूज करेंगे ना, वही शब्द जो है सो प्रोनाउन कहलाएगा, क्योंकि इसका डेफिनेशन ही है कि नाउन के बदले में, नाउन के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो शब्द क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। क्लियर है? तो देखते हैं कि अब इन्हीं तीनों सेंटेंस को हम इस तरह से अगर बोले कि प्रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी लिव्स विथ हर फादर, सी लव्स राहुल। मतलब प्रिया एक सुंदर लड़की है, वह अपने पिताजी के साथ रहती है और वह इन महाशय से प्यार करती है। ठीक है, तो यहां पे हम बार बार प्रिया शब्द का रिपीटिशन नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ प्रिया है, एक बार हम यूज किए, प्रिया के बारे में बतला दिए कि प्रिया जो है सो एक सुंदर लड़की है। अब उसके बाद में जो भी चीज उसके बारे में बतलाना है तो उसके नाम के जगह पे हम सी का यूज कर रहे हैं। सी मतलब क्या होता है, वह, जो कि फीमेल के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो सी हो गया ना, ये सी क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया। सी क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, क्योंकि प्रिया नाउन था, प्रिया क्या था, नाउन, और इस नाउन के बदले में हम सी शब्द का यूज किए हैं, इसलिए सी क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। क्योंकि डेफिनेशन ही यही है कि नाउन के स्थान पे जिस शब्द का हम यूज करें, नाउन के स्थान में जिस वर्ड का यूज करें, वो वर्ड जो होता है सो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। क्लियर है? उसके बाद अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। उम्मीद है आपको प्रोनाउन समझ में आ गया होगा, आप सबों को आ गया होगा। जो जानते होंगे, बहुत सारे लोग जानते भी हैं, कोई बात नहीं, आप इसको देख लें। ठीक है, रिवीजन आपका हो जाएगा, रिवीजन हो रहा है। ठीक है, और जो बच्चे नहीं जानते हैं प्रोनाउन के बारे में जरा सा भी, उनको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम प्रोनाउन किसे कहेंगे। अगर ये तो फीमेल है, अगर मान लो यहाँ पे रहेगा राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। फिर इसके बारे में बताना है कि राम पटना में रहता है। ठीक है, राम पटना में रहता है, तो हम राम लिव्स इन पटना नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, राम के बदले में क्या शब्द यूज करेंगे, ही लिव्स इन पटना। ठीक है, ही लिव्स इन पटना, वह पटना में रहता है। तो यहां पे इस नाउन के बदले में हम एक शब्द यूज किए ही, तो ही भी मेरा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ठीक है, अब क्लियर है? तो प्रोनाउन ऐसा नहीं कि सिर्फ सी है और ही है, इसके बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं। इसको हम आगे धीरे धीरे जो है सो डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आपको अच्छे से अच्छा तरीका मैं बताऊंगा, ताकि बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, ताकि आपको अच्छे से ये प्रोनाउन का एक एक वर्ड, एक एक रूल्स आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब चलते हैं, देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। ऐसे तो प्रोनाउंस के बहुत सारे काइंड्स होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं।
अब हम लोग काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में सबसे पहले बारी बारी से हम लोग सीखेंगे। हम एक ही बार सारे प्रोनाउंस को यहाँ पे नहीं मैंने लिखा, ठीक है। स्टार्ट किए मैंने पर्सनल प्रोनाउंस से। पर्सनल प्रोनाउंस को पहले हम देखेंगे डिटेल में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि ये बेस है। ये दो चार्ट का जिक्र मैंने किया बोर्ड पर, ये दोनों चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये चार्ट जो है आपको याद नहीं है, रट्टा आप मार गए हैं, ठीक है, बिना समझे, तो किसी काम का नहीं है। क्योंकि एग्जामिनेशन में काफ़ी निगेटिव मार्किंग भी रहता है, हर एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होता है। और आप अंदाज से जब बनाएंगे ना, तो आपका सही में से नंबर जो है सो सही क्वेश्चन में जो आप नंबर प्राप्त किए रहेंगे उसमें से आपका नंबर खत्म हो जाएगा। और जब रिजल्ट आएगा तो आपका जो है सो रिजल्ट आप सफल ही नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए ये टेबल जो है, ये चार्ट जो है, इसको समझना भी जरूरी है और इसको याद भी रखना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए देखें, सबसे पहला टेबल में क्या है, पर्सनल प्रोनाउंस। पहला जो काइंड्स है प्रोनाउन का वो क्या है, पर्सनल। पर्सनल जो शब्द है, ठीक है, ये किस शब्द से बना, पर्सन। पर्सन मतलब क्या होता है, व्यक्ति, ठीक है। ये जो शब्द है पर्सन से बना, और पर्सन मतलब क्या होता है, व्यक्ति। पर्सन मतलब व्यक्ति, यानी ये जो प्रोनाउन होगा वो पर्सन से रिलेटेड होगा। और पर्सन कितने प्रकार के होते हैं इंग्लिश में, यहाँ व्यक्ति नहीं हम देखेंगे, पर्सन कितने प्रकार के होते हैं। तो पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। हमें 3 प्रकार के पर्सन के बारे में इंग्लिश ग्रामर में पढ़ना है। पहला है फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकंड पर्सन, और तीसरा है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं, स्पीकर को बोलते हैं। फर्स्ट पर्सन किसे बोलेंगे, स्पीकर को। तो स्पीकर मतलब क्या, स्पीक करने वाला, बोलने वाला, यानी जो बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, ठीक है। मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं। तो स्पीकर मतलब बोलने वाला, फर्स्ट पर्सन जो है सो जो भी बोलता है वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। अगर मैं बोल रहा हूं किसी के बारे में, किसी से, तो मैं जो है फर्स्ट पर्सन। क्लियर, स्पीकर, स्पीक करने वाला। सेकेंड पर्सन किसको बोलेंगे, टू हुम वी स्पीक, यानी जिससे हम बात करते हैं। अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो आप सेकेंड पर्सन होंगे, ठीक है। और अगर हम दोनों हैं और किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, चौथे की बात कर रहे हैं, ऑफ हुम वी स्पीक, यानी जिसके बारे में बात कर रहे हैं। ऑफ हुम वी स्पीक मतलब हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो पर्सन जो है सो थर्ड पर्सन कहलाता है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन स्पीकर कहलाता है। सेकेंड पर्सन कौन हो गया, टू हुम वी स्पीक, जिससे हम बात कर रहे हैं। और थर्ड पर्सन कौन हो गया, ऑफ हुम वी स्पीक, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं। तो फर्स्ट एक प्रोनाउन है आई और दूसरा है वी। आई और वी, या तो मैं अकेले बोल रहा हूँगा और नहीं तो 2 या 2 से अधिक लोग बैठकर किसी के बारे में बोल रहे होंगे। तो आई और वी जो है सो स्पीकर हो गए, यानी आई और वी को हम किस पर्सन में रखते हैं, फर्स्ट पर्सन में रखते हैं। ये आपको समझना है, याद भी रखना है। सेकंड पर्सन में सिर्फ यू होता है। सेकंड पर्सन में यू का 2 फॉर्म होता है। एक यू जो होता है एक सिंगुलर में होता है, और एक जो यू होता है ये प्लूरल में होता है। दोनों का स्पेलिंग सेम है, एक यू सिंगुलर में और एक यू प्लूरल में। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा यू सिंगुलर में है और कौन सा प्लूरल में। हाँ, ये दोनों, एक चीज और इम्पॉर्टेंट है इसमें कि ये दोनों यू जो है जो हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं। अपने साथ कौन सा वर्ब लेते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं। चाहे वो सिंगुलर यू होगा तो भी अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा, और प्लूरल यू होगा तो भी अपने साथ प्लूरल वर्ब ही लेगा।
तो यू मतलब अगर कोई एक तुम है, अगर कोई एक है उसको भी हम यू बोलते हैं, और अगर दो या मोर देन टू, दो से अधिक भी लोग हैं तो उसे भी हम यू ही बोलते हैं। तो यहां पे एक यू जो है सो सिंगुलर रूप में यूज होता है और दूसरा यू जो है सो प्लूरल रूप में यूज होता है, लेकिन जो इसके साथ वर्ब यूज होगा वो हमेशा प्लूरल में ही होगा, प्लूरल में ही यूज होगा। क्लियर है? उसी प्रकार से थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है भाई? तो ही, सी, इट, दे, ये सारे वर्ड्स आते हैं। ही को भी हम थर्ड पर्सन में रखे हैं और सी को भी, चूंकि ही मेल के लिए यूज होता है, सी फीमेल के लिए यूज होता है, इट है और दे है, ये चारों वर्ड्स जो हैं वो जो है सो थर्ड पर्सन में आते हैं। अब मन में ये बात आती है कि क्या ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन में सिर्फ इतना ही वर्ड्स होते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन में सिर्फ आई और वी ही होता है, कि और भी कोई प्रोनाउंस होते हैं फर्स्ट पर्सन में? तो होते हैं, फर्स्ट पर्सन में और भी वर्ड्स होते हैं। जैसे आई का ही रूप होता है क्या? माई होता है, माइन होता है, माई सेल्फ होता है, आवर होता है, आवर सेल्फ्स होता है, अस होता है। तो ये आई और वी का ही रूप है। इसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं ऐसे ही बेसिक जानकारी के लिए आपको बता दे रहा हूं कि आई और वी के अलावा और भी ऐसे वर्ड्स हैं जो फर्स्ट पर्सन में आते हैं, न कि सिर्फ आई और वी ही आते हैं। उसी तरह से यहाँ सेकेंड पर्सन में भी जो यू है, यू के अलावे भी वर्ड्स आते हैं, जैसे योर सेल्फ हो गया, योर सेल्फ्स हो गया, है ना। उसी तरह से थर्ड पर्सन में भी ही, सी, इट और दे के अलावे भी आता है वर्ड्स, जैसे हिम है, हर है, इट है, इट्स है, देमसेल्व्स है। तो ये सारे वर्ड्स भी थर्ड पर्सन में आते हैं, लेकिन आपको चार्ट में मेनली डायरेक्टली आपको यही याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे, ये सारे जो हैं सो पर्सनल प्रोनाउंस के वर्ड्स हैं, रूप है। ठीक है। अब एक और हम इसी को, जो मैं यहाँ और भी प्रोनाउन का जिक्र मैंने यहाँ किया, इसको मैंने इस टेबल में क्लियरली लिख दिया है। ठीक है, वो आप देख ले क्या है। इधर मैंने एक पर्सन का टेबल बनाया, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। उसी प्रकार से नंबर का, हर पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होता है। जैसे फर्स्ट पर्सन में भी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होंगे, सेकेंड पर्सन में भी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होंगे, और थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होगा। ठीक है। अब भाई देखें, यहाँ इधर सब्जेक्टिव केस हो गया, सब्जेक्ट के रूप में इधर हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट किसको कहते हैं आपको पता है? जो काम को करता है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम को, सेंटेंस में जो काम हो रहा है और उस काम को जो करने वाला है वो सब्जेक्ट है। ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, इसका, इसी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव रूप यहाँ है। उसके बाद पॉसेसिव एडजेक्टिव है। पॉसेसिव मतलब क्या होता है? अधिकारवाचक विशेषण। पॉसेसिव एडजेक्टिव मतलब अधिकारवाचक, यानी किसी चीज पे अपना जब अधिकार जमाना हो तो हम ये सारे वर्ड्स का सेंटेंस में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे दिस इज माई मार्कर। ओके, तो इस मार्कर पे मेरा अधिकार है, तो अधिकार दिखाने के लिए हमने किस शब्द का यूज किया? माई मार्कर, यानी इस नाउन पे अपना अधिकार दिखाने के लिए हमने माई शब्द का यूज किया। तो ये माई क्या हो गया? पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया। उसी तरह से पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया। अगर हमें इसी का आई का पॉसेसिव प्रोनाउन का रूप लिखना है तो माइन लिखेंगे। तो ये सारे जो इधर है पॉसेसिव प्रोनाउन का वर्ड है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे के सारे रूल्स को समझने के लिए ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये टेबल माइंड में नहीं है, याद नहीं है, तब आप आगे का, इसी चैप्टर में आगे का रूल्स समझ नहीं पाएंगे।
और सिर्फ इसी चैप्टर नहीं, इसके बाद भी जो आने वाले, ऐसा नहीं कि इस टेबल का यूज सिर्फ प्रोनाउंस चैप्टर में ही होगा, बल्कि पूरे ग्रामर के एक एक चैप्टर में कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो इसका यूज होता है। ठीक है, तो आगे कोई भी चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उन सारे चैप्टर्स के लिए ये जो टेबल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम इतना टेंशन क्यों लें, क्यों ना इस रूल्स को, इस टेबल को, इस चार्ट को हम एकदम याद कर जाएं अच्छे से। तो आप इस टेबल को, इस चार्ट को अच्छे से रट जाएंगे। कहने का मतलब रटने का तरीका क्या है वो मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले हम पर्सन देखेंगे, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है वो हम देखेंगे। तो यहां फर्स्ट पर्सन में सबसे पहले नंबर की बात हमने किया कि फर्स्ट पर्सन में दोनों फॉर्म में, यानी सिंगुलर में भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब दो या दो से अधिक। ठीक है, तो अब आई जो शब्द है, आई मतलब मैं, यानी एक का बोध हो रहा है, इसलिए हम इसको सिंगुलर बोल रहे हैं। तो यानी इधर आई का ही रूप मी है, मी का ही, आई का ही रूप माई है और आई का ही रूप माइन है, यानी आई का ये रूप है। ठीक है, फॉर्मेशन है आई का ही, आई को ही हम मी लिखे हैं, आई को ही हम माई लिखे हैं और आई का ही रूप जो है सो माइन लिखे हैं। हाँ, सबका अलग अलग यूजेज है। सारे इसमें जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं ये सबका ग्रामर में सब प्लेसमेंट है कि इस स्थान पे यही लिखाएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव ही लिखाएगा, किसी खास स्थान पे पॉसेसिव प्रोनाउन ही लिखाएगा, यानी सबका प्लेसमेंट है। हम जैसे तैसे जो मन करेगा अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते। तो यहां सिंगुलर में देख रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन के जो सिंगुलर नंबर में जो वर्ड है वो सिंगुलर नंबर में सब्जेक्ट क्या लिखाता है, आई। अगर आई है तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है। ठीक है, उसका पॉसेसिव एडजेक्टिव माई होता है और उसका पॉसेसिव प्रोनाउन माइन होता है। उसी प्रकार से प्लूरल की बात करें तो प्लूरल में फर्स्ट पर्सन में यहाँ वी होता है और वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस होता है और वी का पॉसेसिव एडजेक्टिव आवर होता है और वी का पॉसेसिव प्रोनाउंस आवर्स होता है। उसी तरह से सेकंड पर्सन को अगर देखें तो जिस तरह से फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल था उसी तरह से सेकंड पर्सन में भी सिंगुलर और प्लूरल है, और इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों जो है सो यू ही होता है, क्योंकि हम पहले भी यहां बता चुके कि यू सिंगुलर में भी यूज होता है और प्लूरल में भी, और दोनों यू के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सिंगुलर में भी यू और प्लूरल में भी यू। ठीक है, इसलिए इसका जो है सो दोनों यू का ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन ये दोनों सेम होता है, तीनों सेम होता है सारा चीज। योर, यहाँ यू, योर, योर्स, यू, योर, योर्स। क्लियर है? तो ये पूरे ग्रामर में जो है सो दो ही ऐसे सब्जेक्ट है, एक यू और एक इट, जिसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम होता है। ठीक है, पूरे ग्रामर में ये दो ही ऐसे सब्जेक्ट है, एक यू और एक इट, जिसका सब्जेक्टिव फॉर्म भी वही होता है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी वही होता है, सेम। यानी यू सब्जेक्टिव फॉर्म है और यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू ही होता है। उसी तरह से इट सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो इट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी इट ही होता है। ठीक है, और इट जो है सो इकलौता ऐसा वर्ड है जिसका पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होता। ठीक है, सबका यहाँ पे जितने भी हम सब्जेक्ट देख रहे हैं, चाहे आई हो, वी हो, यू हो, ही, सी, इट और दे हो, सबका कोई ना कोई पॉसेसिव प्रोनाउन है, लेकिन सिर्फ इट एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, उसका पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है इट्स। तो इस तरह से आपको याद करना है। थर्ड पर्सन में भी देखें तो सिंगुलर है, प्लूरल है, तो सिंगुलर में ही, सी, इट आ गया। ठीक है, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम हो गया, सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर हो गया, इट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म इट और दे का, दे प्लूरल में है तो दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम। उसी तरह से इधर इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव है और पॉसेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो आप इस पूरे टेबल को, इस पूरे चार्ट को आज ही याद कर लेंगे, ये मानकर चलेंगे कि इसके बिना मेरा कोई काम नहीं होने वाला है। ठीक है, अधूरा ज्ञान नहीं है, इसके बिना मेरा ज्ञान अधूरा नहीं है।
कुछ है ही नहीं, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं है इंग्लिश पढ़ने का, ठीक है ना। तो आपको इसे हर स्थिति में, हर कीमत पर आपको इसको याद करना पड़ेगा, और याद करना बहुत टफ काम नहीं है। आप इसको समझते हुए आप रट जाएं, समझते हुए आप इसको याद कर जाएं, ठीक है। और एक बात और, ये जो भी मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूं, आप इसका नोट्स जरूर बनाएंगे, क्योंकि हाथ से जो लिखी हुई बातें होती है ना, वो याद हो जाती है, याद रहती है लंबे समय तक। आजकल ऑनलाइन क्लास का जमाना आ गया है, हर लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, और वीडियो बंद कर दे रहे हैं, 2 दिन 3 दिन में उसको भूल जा रहे हैं। रिवीजन के लिए आप कितना वीडियो देखेंगे? आपको, आपके पास जब नोट्स होगा ना, ये सारा नोट्स लिखा हुआ होगा ना कॉपी में, आपके राइटिंग में, आपके द्वारा, तो वो चीज आप रिवीजन भी कर सकते हैं, आपको लंबे समय तक याद भी रह सकता है। तो इसलिए इसको नोट्स जरूर बनाएं। और हाँ, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें। आप लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं, तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ठीक है, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और ज़्यादा अच्छा से आपको ग्रामर का रूल्स समझा सकूं और अच्छे से समझा सकूं। क्योंकि आपके लाइक से ही, आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, और हम जो है सो हमें अच्छे से काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो चले आगे देखते हैं। अब ये चार्ट आप याद कर लिए, ये भी आप याद कर लेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं, हर एक के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। आई का मी कैसे हुआ, ठीक है, माई कैसे हुआ, माई कब लिखेंगे, कैसे पहचानेंगे, कहाँ पे हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखना है, कहाँ पे हमें पॉजेसिव प्रोनाउन लिखना है। सिर्फ याद करने से ही नहीं ना होगा, इसका यूज भी समझना होगा कि हम इसका यूज कैसे करेंगे, कहाँ पर करेंगे, कैसे हम जानेंगे कि कहाँ पे हमें माई लिखना है और कहाँ पे माइन लिखना है, कहाँ पे हमें आई लिखना है और कहाँ पे हमें मी लिखना है। तो इन सारी बातों को मैं आगे करूंगा, सारे आगे के रूल्स में मैं एक एक कर बताऊंगा, पूरे डिटेल्स में बताऊंगा, पूरा क्लियर कंसेप्ट दूंगा। ऐसा नहीं कि अधूरा बस मेन रूल्स आपको मैंने बतला दिया, ऐसा नहीं। चाहे वो रूल्स छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, वो सारी बातें मैं इस प्रोनाउन चैप्टर में करूंगा। अब अगला हम लोग सबसे पहले देखते हैं, समझते हैं डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। यानी जिस सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस की बात हम पहले भी किए हैं, तो ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या है, इसके बीच अंतर क्या है, वो हम जानेंगे। तो पहले हम इसका यूज समझ लें, तो जब यूज समझ लेंगे तो अंतर भी समझ में आ जाएगा। क्या? तो पहले यूजेस ऑफ सब्जेक्टिव केस, यानी सब्जेक्टिव केस किसको कहते हैं आपको तो पता हो गया। सब्जेक्टिव केस किसे कहेंगे आपको तो पता हो गया ना, यानी जो सब्जेक्ट के रूप में होगा, ठीक है। यहां पे देखें प्रिया यहां सब्जेक्ट के रूप में था, तो ये सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव केस का भी यूज देख लेंगे कैसे होता है। एक सेंटेंस मैं दे रहा हूं, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही इजी, एक कंपटीशन के व्यू को लेकर नहीं है, छोटा सा मैंने सिंपल सेंटेंस यहां मैंने लिखा है कि हिम वेंट टू लंदन, हिम वेंट टू लंदन। क्या ये सेंटेंस सही है? बिल्कुल सही कि ये सेंटेंस सही नहीं है। क्यों सही नहीं भाई? क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, सेंटेंस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से हो रही है। हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट में कहीं ना कहीं हिम मिलेगा, मिला ना, ठीक है। और सेंटेंस में जो है सो सेंटेंस की शुरुआत यहाँ ऑब्जेक्ट से नहीं होगी। हिम वेंट टू लंदन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ही वेंट टू लंदन। सेंटेंस में क्या लिखाएगा, ही वेंट टू लंदन, ही वेंट टू लंदन होगा, यानी यहाँ पे सब्जेक्टिव केस होगा, ठीक है। ही वेंट टू लंदन, वह लंदन गया। अब इसको हम डिटेल में समझेंगे, आखिर यहाँ पे ही क्यों हुआ, हिम क्यों नहीं हुआ।
हिम लिखने पे सेंटेंस गलत कैसे हो गया? ये सेंटेंस हिम वेंट टू लंदन, ये सेंटेंस क्या है? ये गलत सेंटेंस है। ये सेंटेंस क्या है? ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है। यहाँ हिम नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे? ही होगा। ठीक है, ही वेंट टू लंदन, वह लंदन गया। ठीक है, यहाँ पे क्यों ही हुआ इसकी चर्चा अब हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक यहाँ बॉक्स में लिखे हैं बी प्लस सब्जेक्टिव केस। बी प्लस सब्जेक्टिव केस, ये बी मतलब क्या है? ये बी क्या है? बी का फॉर्म यहाँ पे लिखे हैं। बी मतलब क्या? इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बिन और बीइंग। बी इक्वल टू, ये सारे वर्ड्स मैंने लिखा। तो यहां बी का फॉर्म क्या क्या है भाई? तो इज है, एम है, आर है, वाज है, वेयर है, बी है, बिन है और बीइंग है। ठीक है, तो यहां बी प्लस सब्जेक्टिव केस हमने क्यों लिखा? तो वो इसलिए लिखा क्योंकि अगर बी का यूज, ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो है सो इज, एम, आर, वाज, वेयर, यहाँ जो भी बी, बिन, बीइंग, ये सारे जो है सो ऑक्सिलरी वर्ब भी है, यानी हेल्पिंग वर्ब जिसको बोलते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब भी है ना। ये सारे जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये हेल्पिंग वर्ब भी है, यानी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, हेल्पिंग मतलब, हेल्प मतलब सहायता करना, और वर्ब मतलब क्रिया, यानी सहायक क्रिया, यानी ये क्रिया की सहायता करने वाला जो वर्ड होता है वो हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। ठीक है, तो इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बिन, बीइंग, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो यहां पे बी वही है। तो कहने का मतलब है कि अगर बी जो है, यानी ये सारे जो है, अगर मेन वर्ब के रूप में रहेंगे, यहां पे मैंने लिख दिया मेन वर्ब। ठीक है, अब एक सेंटेंस हम लिखते हैं, जैसे यहां पे लिखे हैं आई एम ए टीचर। ठीक है, दूसरा सेंटेंस लिखे हैं आई एम राइटिंग। ये दो सेंटेंस है, इस दोनों सेंटेंस को ध्यान से आप देखेंगे, दोनों में एम का यूज हुआ है। एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो दोनों सेंटेंस में एम का यूज हुआ है, जिसमें एक एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और एक एम जो है वो क्या है? मेन वर्ब है। दो ही वर्ब है ना, एक मेन वर्ब की बात हम कर रहे हैं और दूसरा हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं। तो यानी इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बिन, बीइंग, अगर ये जो बी है, बी का जो फॉर्म है, ठीक है ना, जी का ये सब फॉर्म है, तो अगर इनका यूज मेन वर्ब के रूप में होता है, तो इस बी के फॉर्म जो भी यहां होंगे उसके बाद जो है सो क्या आएगा? सब्जेक्टिव केस आएगा। क्योंकि हम यूज ऑफ सब्जेक्टिव केस अभी हम सिर्फ सब्जेक्टिव केस का जिक्र कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव केस का जिक्र नहीं कर रहे हैं, ये हम आगे करेंगे, आगे के रूल्स में करेंगे। तो यहाँ पे बी के बाद जो है सो यहाँ पे क्या आएगा? सब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है, जैसे आई एम ए टीचर, तो यहाँ एम बी का फॉर्म है। ठीक है, तो मेन वर्ब किसको कहते हैं? ये एम जो है और ये जो एम है, ये दोनों एम में क्या अंतर है? दोनों का स्पेलिंग तो ठीक मतलब सेम है, दोनों का प्लेसमेंट भी देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद हुआ है ना। तो आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं। तो यहां देख रहे हैं कि एम के बाद जो है सो यहां ए टीचर आया है जो कि सब्जेक्टिव केस में है, और यहां एम के बाद जो है वो राइटिंग आया है जो कि वर्ब है, मेन वर्ब है। राइटिंग क्या है? ये मेन वर्ब है। अरे बात समझ में, यानी ये वर्ब की, ये जो मेन वर्ब है, यहाँ राइटिंग क्या है? ये मेन वर्ब है, और इस मेन वर्ब की सहायता कौन कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब एम। यानी यहाँ पे एम जो है ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो यहाँ पे जो एम है ये क्या है? मेन वर्ब है। क्लियर है? अंदर आ रही बात समझ में? तो जब मेन वर्ब रहेगा ना, यहां लिखे ना बी का फॉर्म अगर मेन वर्ब में हो तो इसके बाद जो है सो क्या होता है? सब्जेक्टिव केस होता है। तो यहां जब एम का फॉर्म मेन वर्ब में है तो इसके बाद ए टीचर लिखे हैं, यानी एम यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, और यहाँ पे एम जो है सो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है। क्यों हेल्पिंग वर्ब? ये कैसे हो गया? क्योंकि इसके बाद जो है सो एक मेन वर्ब आया है, राइट।
राइट मतलब लिखना, और मेन वर्ब किसको कहते हैं आप जानते हैं। क्लियर है? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक और सेंटेंस यहां पे लिखे हैं, 2 सेंटेंस लिखे हैं। इसी चीज को मैं समझाने के लिए मैंने लिखा है कि फर्स्ट में है कि इट वाज आई हु हैड ब्राउट यू होम। दूसरा सेंटेंस लिखे हैं इट वाज दे हु वेयर रनिंग वेयर फास्ट। तो अब इन दोनों सेंटेंस को अगर हम देखें तो यहां पे वाज आया, यहां पे वाज आया, ये भी जो है सो बी का फॉर्म है ना, बी का फॉर्म। ठीक है, तो यहां पे भी वाज है और यहां पे भी वाज है, और उसके बाद देख रहे हैं कि मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब है नहीं है, इसका मतलब है कि ये जो है सो क्या है, ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। जब इसके बाद मेन वर्ब नहीं है तो ये खुद मेन वर्ब बन जाता है, क्योंकि मेन बिना वर्ब का, ठीक है, कोई सेंटेंस नहीं होता है ना। तो यहाँ पे ये देखता है कि मेरे बाद तो कोई वर्ब आया ही नहीं है, तो चलो मैं ही मेन वर्ब बन जाता हूँ, इसलिए यहाँ पे वाज, ये दोनों वाज जो है सो क्या है, मेन वर्ब है, और दोनों के बाद जो है सो एक के बाद आई आया है और एक के बाद दे आया है, और ये दोनों जो है सो सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, ये भी सब्जेक्टिव केस, दे भी सब्जेक्टिव केस, और आई भी सब्जेक्टिव केस। क्लियर है? यहां पे समझना, ये दोनों क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रूल्स खास करके ये आता है, देखने में तो सही लगता है। यहाँ पे रहेगा इट वाज मी, यहाँ आई की जगह पे क्या रहेगा, मी। इट वाज मी हु हैड ब्राउट यू होम, वह मैं था। ठीक है, वह मैं था, तो गलत नहीं लगता है, लगता ये सही है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ वाज ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में नहीं यूज हुआ है, यहाँ ये किस रूप में यूज हुआ है, मेन वर्ब के रूप में। और मेन वर्ब के बाद हमेशा जो है सो केस ये सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता। यहाँ पे जो है सो इट वाज मी नहीं होगा, जब भी होगा इट वाज आई, है ना। इट वाज यहाँ देम नहीं होगा, इट वाज क्या होगा, दे होगा, जो कि मैंने लिखा यहाँ पे। देम अगर हम लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? तो उम्मीद है कि आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं पे भी कोई दिक्कत लगती है किसी भी रूल्स में तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, इसको फिर हम अगले वीडियो में क्लियर करने का मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, और इसे आप प्रैक्टिस करें, याद करें, बार बार इसको देखें और नोट्स ज़रूर बनाएं इसका। ठीक है, अगले क्लास में इन सारे वर्ड्स जो भी मैंने इस चार्ट में मैंने लिखा है इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, एक एक वर्ड के बारे में, हर एक का यूज़ के बारे में मैं डिटेल में बनाऊंगा। इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जब मिले तो आपको वीडियो भी जो है सो अगला वीडियो भी तुरंत आपको देखने को मिले और आप सारे इंपॉर्टेंट रूल्स को अच्छे से समझ सके। धन्यवाद।